चलिए आज हम फिर डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कंजम्पशन फंक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, हमें कुछ एग्रीगेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि 2 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू सी प्लस आई। 3 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी, और 4 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एज आर स्टडीज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 सेक्टर, अभी हम 2 सेक्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा, सी प्लस आई। सी प्लस आई मीन सी मीन्स कंजम्पशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आई के बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोनोमस और एक होता है इंड्यूस्ड। और हम जानते हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, हाउस होल्ड और फर्म्स होते हैं। हाउस होल्ड इकोनॉमी के अंदर बनी चीज़ों के ऊपर जितना खर्च करने की सोचता है उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म्स होती हैं, फर्म्स का पर्पस क्या होता है, फर्म्स जो डिमांड करती है गुड्स की, सर्विसेज की, तो किसके लिए करती है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड को क्या हुआ, सी प्लस आई। तो हम आई के बारे में तो हमने कहा 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस, इंड्यूस। देयर इज नो गवर्नमेंट इन द 2 सेक्टर इकोनॉमी, देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस फॉरेन सेक्टर। तो इसके अलावा सिर्फ हुए हाउस होल्ड और फर्म्स। तो फर्म्स के इन्वेस्टमेंट के हमने डिस्कस किया ऑटोनोमस, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोनोमस, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ऑटोनोमस। ये कौन सा है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कैसा है, जिसका लेवल ऑफ इनकम के साथ कोई कंसर्न नहीं है। इनकम लेवल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो हर लेवल पर कांस्टेंट रहेगा वो इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, ऑटोनोमस। कौन सा होगा, ऑटोनोमस। इसकी शेप कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ये अपर स्लोपिंग है, जो शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट और इनकम रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ठीक है, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उसका एम क्या होता है, प्रॉफिट। वही दूसरी और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट जो कौन करता है, गवर्नमेंट। 2 सेक्टर में तो गवर्नमेंट होती है। तो 2 सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर करता है, ध्यान रखिएगा हम अपनी स्टडी के अंदर उसको ऑटोनोमस मानेंगे। तो ये फिलहाल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। उसका एम क्या होता है, वेलफेयर। इसकी शेप कैसी होती है, पैराडॉक्सिस। इसकी शेप कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या है, ये है इनकम इनइलास्टिक। ये क्या है, इनकम इलास्टिक। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ इनकम लिखा जाता है। तो हमने आई के बारे में फिलहाल मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ पे हमने हिस्ट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो एक क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम के अंदर, डिफरेंस बिटवीन द ऑटोनोमस एंड इंड्यूस, इसके ऊपर कुछ भी आए तो आप समझा सकते हैं। सेकंड अब रह गया हमारा सी। सी मींस टू से, सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। अब हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है यहाँ पर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो हम इकोनॉमी के अंदर बनी चीज़ों के ऊपर जितना खर्च करने की सोच रहे हैं, आई रिपीट, प्लान, एक्सेंटेड, ये इंटेंडेड। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, खर्च करने की सोच रहे हैं, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। तो हम उसको जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्या है, that is the amount disposed spent by the household on the goods and the services। मीन्स देखिए, कंजम्पशन जो फंक्शन है, अगर जब इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो ये क्या कहता है, पहले इसकी डेफिनेशन है, कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। नंबर 1। नंबर 2, एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है।
देखिए अगर हमारे, मैंने यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया, पहले हम इन दो कॉलम्स को लेंगे y और c, ये जितना अमाउंट है, आई रिपीट ये अमाउंट करोड़ रुपीस के अंदर है, ये इनकम लेवल कितना है 0, तो इनकम लेवल 0 है, लेकिन 0 लेवल ऑफ के ऊपर 0, 100, 200, 300, 400 ये आपको गिवन लेवल ऑफ इनकम दे रखे हैं। अब यहाँ पर 0 के सामने मैंने 40 लिखा है, ये 40 करोड़ है, ये 40 करोड़ का जो अमाउंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ध्यान रखिएगा 0 लेवल ऑफ इनकम के सामने जो भी सी की वैल्यू लिखी होगी वो क्या कही जाएगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है, देखिए बिकॉज सर्वाइवल नीड्स अ कंजम्पशन, इंसान को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, तो 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो कंजम्पशन होता है हम उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से बोलते हैं। और हम जो किससे सिंपली किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल a से या फिर c बार से। आई रिपीट स्मॉल a या c बार कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन की। तो इस पूरे शेड्यूल को अगर चेक करें तो इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है, 40 करोड़। ये स्मॉल है या c बार, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, अगर यहाँ पर शेड्यूल को चेक करें तो इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, 0, 100, 200, 300, 400, वहीं सी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, 40, 120, 200, 280, 360। तो ये वैल्यू क्या शो कर रही है, नंबर 1 पहली चीज ये बता रही है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में कि 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता। देखिए अगर हमारी इनकम 0 है तो क्या हम भूखे रह सकते हैं, देखिए नहीं। अगर हमारी करंट इनकम अगर कम 0 है तो हम फिर भी कहीं से क्या करेंगे, इनकम का अरेंजमेंट करेंगे कंजम्पशन के लिए। जैसे कि मैंने कहा सर्वाइवल नीड्स अ कंजम्पशन, फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, वो इनकम कहाँ से आएगी, इधर या तो हम क्या करेंगे, पास सेविंग का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 2, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, बोरिंग्स। क्या है, बोरिंग्स, हम बोरिंग्स लेंगे। तो इस तरीके से हम लेकिन खर्च जरूर करेंगे। तो क्या कंजम्पशन इनकम से गिवन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सी की वैल्यू वाई से ज्यादा हो सकती है, हो सकती है, ये चीज ध्यान रखी जाए। बट एक चीज और ध्यान रखा जाए, तो वाई सी से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम शेड्यूल के अंदर देखें तो यहां पर क्या है, सॉरी, सी वाई से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, सी वाई के इक्वल भी हो सकता है, और आपका वाई सी से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको। बट डेल्टा सी कभी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं। आखिर क्या है डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में। हमने कहा 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कभी कंजम्पशन 0 नहीं होता, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 40। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, अगर देखो y और c में रिलेशनशिप कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव। y बढ़ने पर c की वैल्यू बढ़ रही है, और इसी चीज को हमने ग्राफिकली प्लॉट किया। यहां पर हमने इनकम लेवल ले लिया 0, 100, 200, 300, 400, देन उसके बाद c की वैल्यू यहां प्लॉट कर दी। 0 के ऊपर कितना है, ये 40 है, ये पॉइंट। देन 100 के ऊपर कितना है, 120, यहां प्लॉट कर दिया। 200 के ऊपर 200 प्लॉट कर दिया। 300 के ऊपर आपका ये आ गया, 280 आ गया, 400 के ऊपर आपका 360 आ गया। ये हमने प्लॉट कर दिया और इन पॉइंट को ज्वाइन करके कर्व बना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कंजम्पशन कर्व। ये कंजम्पशन कर्व कैसा बना है, अपवर्ड स्लोपिंग। रिमेंबर आपने क्लास 11 के अंदर सप्लाई कर्व बनाया होगा, आपको ये पता होगा कि सप्लाई में और प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है। जब भी आपने देखा होगा कोई इस तरह का ग्राफ बना है तो यहाँ और यहाँ जो लिखा जाता है उसमें रिलेशनशिप कैसी होती है, पॉजिटिव या डायरेक्ट। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है वैसे कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज। तो ये इसी का ग्राफ हमें क्या बताता है, एक चीज हमें ये बताता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द y एंड द y मतलब इनकम और कंजम्पशन रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव। दूसरी चीज ये बताता है कि C का जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ओरिजिन पे नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये ओरिजिन पे नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसका मतलब जो कंजम्पशन का ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो यहां से होगा, ऊपर से। तो अगर कभी मैं न्यूमेरिकल करते समय बोलूं कि यहां पे कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, तो मैं बात कर रहा हूं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये अमाउंट कितना है, 40 करोड़। ये 40 करोड़ क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब आप
आप देख रहे हैं दो चीजें आपने नोटिस की कि जीरो पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। अब तीसरी तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है? दो चीज तो यही कहता है कि जीरो पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। दूसरा क्या बताता है कि देयर इज ए पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सी, इनकम एंड कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से रिलेट करते हैं। तीसरा यहां पर वो एक कहता है, क्या कहता है कि जो हम बात करें कि अगर हम यहां देखें तो इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट कंजम्पशन जो बढ़ता है, जब बढ़ता है तो वो प्रोपोर्शनेटली लेसर रेट से बढ़ता है कंपेयर टू इनकम। देखिए तो मैंने कहा कंजम्पशन फंक्शन की क्या है फीचर्स। नंबर 1, कंजम्पशन फंक्शन क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। नंबर 2, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन, जैसे कि हमने कहा। दूसरी चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, बट एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, बट कंजम्पशन जो है वो प्रोपोर्शनेटली लेसर रेट से इंक्रीज होगा। कहने का मतलब अगर इनकम, अब एक शेड्यूल चेक करते हैं इसमें, अगर मैं कहूं कि यहां पर इनकम कितनी है 200 से बढ़कर 300 हो गई, आप चेक कीजिए इनकम क्या है 200 से 300 और कंजम्पशन कितना है 200 पर 200 है और ये 280 है। अगर मैं कहूं इनकम कितने परसेंट बढ़ी तो ये बढ़ी 100/200 × 100, तो कितना आया 50%। कितना आया 50%। तो ये 50% इंक्रीज हुई है इनकम। बट कंजम्पशन की बात करूं तो कितना आएगा, कंजम्पशन कितना बढ़ा 80/200 × 200, तो कितना आया 40%। तो आप देख रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली लेसर रेट से बढ़ रहा है। यही साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सारी बढ़ी हुई इनकम का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, जब हमारी जरूरतें पूरी होती चली जाती हैं तो हम उसका कुछ हिस्सा बचा लेते हैं। अब आपके घर में एक फ्रिज है, आपने ले लिया, जरूरत आपकी एक फ्रिज की थी, पहले नहीं था, आपने ले लिया, लेकिन एक टाइम के बाद जब इनकम बढ़ती रहेगी तो आप क्या करेंगे, दूसरा फ्रिज तो नहीं लेकर आएंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? हो सकता है पहले आप दूसरी चीजें खरीदें, लेकिन एक टाइम के बाद ये तो नहीं कि दूसरा फ्रिज लेकर 2 फ्रिज लेंगे या फिर तीसरा फ्रिज और ले लेंगे, नहीं लेंगे। तो पार्ट ऑफ द इनकम आप क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे सेविंग की तरफ। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, बट कंजम्पशन बढ़ता है प्रोपोर्शनेटली, वर्ड जरूर याद रखिएगा, लेसर रेट से। सेकेंड, अब सी का जो ये ग्राफ बना है, ये जो बनाया है, अब हमारे दिमाग में आता है कि सी क्या हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ध्यान रखिएगा ये सी जो है इसका स्लोप वो किससे तय होता है? ध्यान रखिएगा स्लोप ऑफ सी इज डिटरमाइंड बाय एमपीसी। स्लोप ऑफ सी इज डिटरमाइंड बाय एमपीसी। अब एक क्वेश्चन फिर रेज हुआ, सर ये एमपीसी क्या होता है? तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हम कहते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह की होती है, एक एपीसी और एक एमपीसी। अब एपीसी और एमपीसी में क्या डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। एपीसी क्या है, हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, थ्योरी भी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कंसेप्ट को थॉरली पढ़ने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में की गई कंसेप्ट आपके रिजल्ट्स को खराब कर सकती है। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, बुक्स में आपने पढ़ा होगा, एपीसी इक्वल्स टू C/y और एमपीसी का डेल्टा C/डेल्टा y। क्या एक ही फॉर्मूला है? अभी हम और फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे जिससे एपीसी और एमपीसी निकालेंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं एपीसी कैसे निकालते हैं। एपीसी क्या शो करती है, ये सी है, ये वाई है, और इस डिवाइड के इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। क्या बोलते हैं? तो डेफिनेशन अपने आप में क्लियर है। अब अगर आप क्या लिखेंगे, सी का मतलब कंजम्पशन, वाई का मतलब इनकम, सिंपल वे में दिस इज अ रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे, एपीसी। डेफिनेशन आ गई। अब आपने इसको समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे एपीसी को? सर एपीसी का फॉर्मूला C/y होता है, मैंने डेफिनेशन दे दी, क्या दी, दिस इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, दे दी सर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक इनकम लेवल उठा लो, कितना है 100, तो गिवन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर 100 के ऊपर कितना कंजम्पशन है 120, तो आप कहोगे इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है, तो एपीसी कितनी हुई
सी अपॉन में वाई, 120 अपॉन में 100 कितना आया 1.2। देखिए जो एपीसी का आंसर होता है ना, ये आंसर एपीसी हो, एपीएस हो, एमपीसी हो, एमपीएस हो, ये सबके आंसर किस में होते हैं परसेंटेज में। किस में होते हैं परसेंटेज में। ये 1.2 क्या शो कर रहा है 120%। 1 का मतलब क्या है 100%, 0.93 93%, 0.90 90%। जब मैं बोलता हूं एपीसी 1 है, इसका मतलब आप उस गिवन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सारी इनकम क्या कर रहे हो खर्च कर रहे हो। एपीसी 1 है। अब आपको मालूम है एपीसी का फार्मूला क्या है, एपीसी का फार्मूला है सी अपॉन में वाई। अगर मैं बोलता हूं एपीसी 1 है तो ये 1 कब आएगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा एबीसी की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब जितना y उतना c। अगर इनकम 200 है तो कंजम्पशन भी कितना होगा 200, तो एबीसी की वैल्यू कितनी होगी 200 अपॉन में 200 दैट इज 1। इसका मतलब गिवन लेवल ऑफ इनकम का 1 का मतलब 100% आप क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए एपीसी तो 1 कब होती है जब y c होता है। तो चीज ध्यान रखिएगा, हम आगे फिर दोबारा पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट आती है जब y c के इक्वल होता है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। क्या बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको फिर दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको पता होना चाहिए वेयर होल इनकम इज कंज्यूम मींस y c, उसको ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं कहूं आपको एबीसी समझानी तो कैसे समझाएंगे, सबसे पहले आप y और c का इक्विवेलेंस बना देंगे, फिर c अपॉन y करके एबीसी की वैल्यू निकाल देंगे। तो जैसे 0 100 200 300 400 है तो c की वैल्यू आपने यहां पर आपने तो 40 अपॉन में 0 इंफिनिटी, 120 अपॉन में 100 1.2, 200 अपॉन में 200 1, ये आप शो करेंगे। देखिए ये 0.90 है मतलब 90%। तो गिवन लेवल ऑफ इनकम का 90% आप क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं। गिवन लेवल ऑफ इनकम कितना है 400 का 90% कितना होता है 360। कितना होता है 360। तो 400 का 90% आप क्या कर रहे हैं सी मतलब खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो इकोनॉमी क्या कर रही है यहाँ पर 300 का 93% आप स्पेंड कर रहे हैं, 200 का 100%, 100 का 120%। मतलब इनकम कम है कंजम्पशन आप उससे ज्यादा कर रहे हैं। पॉसिबल है पॉसिबल है। ये चीज ध्यान रखें। तो एबीसी निकालने आ गई सी अपॉन वाई। अब क्या है एमपीसी। एमपीसी कैसे निकाल एमपीसी क्या होती है तो एमपीसी का फार्मूला था, एबीसी का क्या था दिस इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एमपीसी का ये डेल्टा लिखा है। डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज। क्या होता है चेंज। और इसका क्या मतलब बोला था हमने रेशियो। तो दिस इज द रेशियो ऑफ क्या चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में एक फर्क है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है किसी और ये किसमें होती है पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों में ध्यान रखना। अब एमपीसी के लिए क्या चाहिए, अब आपने क्या किया एमपीसी को समझा दिया, डेफिनेशन दी। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल एपीसी के लिए सी और वाई चाहिए, लेकिन एमपीसी के लिए क्या चाहिए कि वाई में भी चेंज दिखाना है और सी में भी चेंज दिखाना है। तो अब आप चाहें तो ये पूरा शेड्यूल उठा सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि नंबर 1 अगर अब आप शो करना चाहते हैं एमपीसी तो कैसे शो करेंगे कैसे बताएंगे। तो एमपीसी का फार्मूला आपने बोला डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अब इसी में से शेड्यूल उठा लेते हैं। इनकम कितनी है 200 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई 300 और सी कितना है 200 से 280। अगर मैं एबीसी निकालना चाहूं तो 200 अपॉन में 200 280 अपॉन में 300 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन मुझे एमपीसी निकालना है तो एमपीसी के लिए क्या चाहिए तो इनकम में कितना चेंज आया डेल्टा वाई। कितना डिफरेंस है बीच में, इनकम कितनी इंक्रीज हुई 200 से 300, बीच में डिफरेंस कितना है वही तो है कितना है 100। कंजम्पशन में कितना चेंज आया डेल्टा सी 80। इसका मतलब समझते क्या है कि बढ़ी हुई इनकम का इंक्रीज इनकम एडिशनल इनकम कितनी है 100। तो बढ़ी हुई इनकम का 100 करोड़ का बढ़े हुए 100 करोड़ में से आप कितना खर्च कर रहे हैं 80 करोड़। तो बढ़े हुए 100 करोड़ में से आप 80 करोड़ रुपीस क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं, मतलब 80% खर्च कर रहे हैं। मतलब 80% खर्च कर रहे हैं मतलब 0.8। तो अगर मैं कहूं एमपीसी निकालनी है तो एमपीसी कैसे निकलती है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ध्यान रखिएगा एमपीसी को हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे मैंने भी कहा ऑटोनोमस कंजम्पशन को आइडेंटिफाई करना हो इस शेड्यूल में कितना है तो 0 के सामने जो वैल्यू लिखी हो तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इसी तरह से एमपीसी को
हम बी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल बी से। तो आप जब भी आप कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल्स करेंगे लास्ट में, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू अगर कहीं दे रखी तो बी स्टैंड्स फॉर एमपीसी। तो अब इसमें निकालना है एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे आएगा डैश आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, कितना इनकम में कंजम्पशन में कितना चेंज आया 80 का, तो यहाँ 80 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ गया 0.8। तो 0.8 का मतलब 80%। क्या आएगा 80% of the additional income, 80% of the additional income is spent on goods and services। तो कभी अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 0.8 MPC 0.8, तो इसका मतलब क्या हुआ 80% of the additional income is spent on goods and services। 0.4 बोलूंगा तो MPC के बारे में, तो वर्ड एडिशनल वर्ड जरूर आएगा या इंक्रीज इनकम। तो मतलब 0.4 मतलब 40% of the additional income is spent on goods and services। तो इस तरीके से 0.75 means 75% of the additional income is spent on goods and services। लेकिन एम में एडिशनल वर्ड आएगा, चाहे वो एमपीसी हो या आने वाली कंसेप्ट एमपीएस के अंदर, तो वर्ड क्या आएगा एडिशनल। लेकिन इसी तरह से ए वाले वर्ड होंगे एपीसी और एपीएस में, उसमें एडिशनल वर्ड नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ 3/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, 3/4 का मतलब कितना हुआ 0.75 का मतलब क्या हुआ 75%। तो 75% ऑफ द एडिशनल इनकम इज क्या है स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो एमपीसी कितनी कीमत है क्वेश्चन में 3/4 का मतलब कितना आएगा 75। ये ध्यान रखिएगा। 1/4 बोलता हूँ तो 0.25, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका, अगर मुझे यहाँ एमपीसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, शेड्यूल कैसे फिल करेंगे। तो डेल्टा सी कितना है यहाँ पर 80, यहाँ कितना है 100, तो 80 अपॉन में 100 0.8 कितना है यहाँ पर 80, अगेन 80 का डिफरेंस है, तो 80 अपॉन में 100 0.8, 80 अपॉन में 100 0.8, 80 अपॉन में 100 0.8। तो आप देख सकते हैं यहाँ हर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एमपीसी क्या है सेम। तो इसके अंदर एमपीसी कांस्टेंट आई है, क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? यस, ये हमने लेट किया, हमने लेट किया कि एमपीसी हर लेवल पर कांस्टेंट है, दैट इज अ 0.8। इसका मतलब जिसकी इनकम जितनी बढ़ रही है वो बढ़ी हुई इनकम का 80% खर्च कर रहा है। 0.8 तो परसेंट कितने का होता है 100 का, तो 0.8 मतलब 80%, तो मतलब 0.2 बाकी जो बचा वो क्या हुआ, ये एमपीसी है, तो 0.2 क्या कहलाएगा एमपीएस। क्या कहलाएगा एमपीएस। तो अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस क्या होती है 1 माइनस एमपीसी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, तो मतलब 0.2 निकलेगा एमपीएस। तो एमपीसी यहाँ पर कांस्टेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, जो सी है, ये जो सी है स्लोप ऑफ सी किससे तय होता है, तो स्लोप ऑफ सी डिटरमाइंड बाय एमपीसी। तो यहाँ पर एमपीसी क्या है कांस्टेंट, इसलिए ये कैसा बना है लीनियर सप्लाई, लीनियर कंजम्पशन कर्व, लीनियर कंजम्पशन कर्व। तो सब कंजम्पशन कर्व लीनियर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कैसा कब बनेगा, जब हम ये एज्यूम करेंगे कि एमपीसी हर लेवल पर क्या है कांस्टेंट है, एमपीसी हर लेवल क्या है कांस्टेंट है। लेकिन अगर इनकम इंक्रीज होने के साथ अगर एमपीसी फॉल होती है, देखो इस शेड्यूल में क्या है एमपीसी कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा बना है। क्या आप जानते हैं क्या सी का ग्राफ ऐसा भी बन सकता है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर है। तो ये लीनियर कब बनेगा, जब इनकम बढ़ने के साथ एमपीसी कांस्टेंट होगी, तो ये लीनियर बनेगा। लेकिन अगर इनकम बढ़ने के साथ अगर एमपीसी फॉल होगी तो ये कर्वी लीनियर बनेगा, ध्यान रखिएगा। जनरली इनकम बढ़ने के साथ इंक्रीज होने के साथ एमपीसी फॉल होती है, तो इसका मतलब कर्वी लीनियर बनना चाहिए सी का ग्राफ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अपनी क्या पढ़ते हैं स्टडी में, हम जब भी कोई शेड्यूल बनाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो एमपीसी का कॉलम है उसकी वैल्यू सेम आ रही है हमेशा मैक्सिमम टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वहां पे लेट किया है कि एमपीसी हर लेवल पर कांस्टेंट है, इसलिए हम सी का ग्राफ कैसा बनाते हैं ऐसा बनाते हैं। तो अब मुझे बताइए आपने सी के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। देखिए कंजम्पशन कई फैक्टर से अफेक्टेड होता है, तो कंजम्पशन फंक्शन मतलब इट एक्सप्लेन्स द फंक्शन रिलेशन बिटवीन द इनपुट, सॉरी कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन। Number 2 there is a positive or a direct relationship between income and consumption.
वाई बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ेगा, बट प्रोपोर्शनेटली कंजम्पशन किस रेट से बढ़ेगा, लेसर रेट से। नंबर 2, नंबर 3, सी पर, सी के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सी पर एक इक्वेशन लिखी बनी होती है, C इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई, सी इक्वल्स टू ए प्लस, ये डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो मैंने कहा सी का स्लोप किससे तय होता है, एमपीसी से, ये सी का बनाया था, तो जीरो पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमने साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन पढ़ा, तो उसके हमने क्या लिखा कि जीरो पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। दूसरा क्या पढ़ा, इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा लेसर रेट से, और इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लिखनी है। सी का आप शेड्यूल बना देंगे, आई थिंक मेरे ख्याल से सी का शेड्यूल बना देंगे। एपीसी और एमपीसी के बारे में हमने पढ़ा, ध्यान रखिएगा, इनकम इंक्रीज होने पे एपीसी हमेशा फॉल होती है, और एमपीसी हमने यहाँ कांस्टेंट मानी है, लेकिन जनरली एपीसी और एमपीसी दोनों ही फॉल होती है। इसके रिलेशनशिप हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इन यहाँ पर क्या है कि एपीसी क्या होती है, सी अपॉन में वाई, मींस कंजम्पशन टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या होती है, तो चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, ठीक है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ये कैसे निकालते हैं, सी अपॉन वाई, तो सी का शेड्यूल बना दीजिए, सी को वाई से डिनोट करके एपीसी का शेड्यूल आ जाएगा। अगर इसी तरह से एमपीसी का बनाना है तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई करके ये भी शेड्यूल आ जाएगा। तो अगर एग्जांपल सिंपल देना चाहते हैं तो एक तो गिवन लेवल पे जितना कंजम्पशन है तो ये एपीसी हो गई। फिर अगर एमपीसी समझाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इनकम इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 200 टू 300 एंड कंजम्पशन इंक्रीजेस 200 टू 280, देन एमपीसी विल बी कितना होगा, 80 अपॉन में 100, दैट इज अ 0.8, मींस 80% ऑफ द एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। और इस सी के ऊपर कौन सी इक्वेशन लगी है, c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, जहां a का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, b का मतलब क्या है, एमपीसी एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो c पर, तो यहां पर c इक्वल्स टू, यहां पर कौन सी इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखिएगा। तो इस पर जो वैल्यू निकलेगी मैं आपको बता दूं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो c इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, जीरो पर कितना है 40, तो ये आ जाएगा 40 प्लस एमपीसी कितनी है, हर लेवल पर आपने 0.8 मानी है, तो c इक्वल्स टू 40 प्लस 0.85। तो ये ध्यान रखना, तो c इक्वल्स टू a प्लस by, तो इस पर इक्वेशन लगी है 40 प्लस 0.85। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इसके अंदर आपको क्लियर हो चुका होगा एपीसी और एमपीसी, और इसके अंदर क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आता है एपीसी और एमपीसी का। इसी को मैं थोड़ा सा और समझाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको एपीसी को समझाना है तो किसका ग्राफ चाहिए, सी का। बस आपने क्या करना है, सी का ग्राफ इस तरह से बनाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू या बिना वैल्यू के। तो सपोज कीजिए कि गिवन पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम ये है, इस पॉइंट पर आप एपीसी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये सी की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, यहाँ क्या लिख देंगे, कंजम्पशन, यहाँ पे इनकम, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। सपोज करो इस ए पॉइंट के ऊपर आप एपीसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ वाई लिख दीजिए। तो ए पॉइंट पर एपीसी की वैल्यू कितनी होगी, एपीसी का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई। तो ए पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे आप, ओसी अपॉन में ओवाई, ओसी अपॉन में ओवाई, ये आपका एपीसी हो गया। वैल्यू के साथ समझाना चाहते हैं तो आप सी का ग्राफ बनाइए। जैसे ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, 100 के ऊपर आपने सी की वैल्यू कितनी ली है, 120, देन 200 के ऊपर कितनी है सी की वैल्यू, 200 के ऊपर कितनी है सी की वैल्यू 200, 300 के ऊपर कितनी है 280, ये 300 है सपोज करो, ये आपका 280 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये 280 आ गया। अब इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये पॉइंट पर, यहाँ पर कितना है 100 पर कितना है 120, यहाँ पर 100 आ रहा है आपका,
तो ये 120 है यहाँ पे, तो कितना आएगा 120 अपॉन में 100, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी 1.2। यहाँ पर कितनी आएगी 200 अपॉन में 200 अपॉन, तो बी पॉइंट पर कितनी आएगी 200 अपॉन में 200, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर कितनी आएगी 280 है यहाँ पे, तो 280 अपॉन में 300, 280 अपॉन में 300, तो एबीसी की वैल्यू कितनी आएगी 0.933 समथिंग इतना आएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो ए बी सी इस तरह से आप पॉइंट को समझा सकते हैं। सिंपल इस तरह से ए पॉइंट देके ओ सी अपॉन में ओ वाई, बी पॉइंट पे समझाना चाहते हैं इसको वाई वन दे दीजिए, इसको सी वन दे दीजिए, तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर क्या आएगा, बी पॉइंट पर क्या आएगा ओ सी वन अपॉन में ओ वाई वन। सिंपल। तो इस तरह से ग्राफिकली हम किसको समझा सकते हैं एबीसी को। दूसरा क्या आया एमपीसी, तो एमपीसी के लिए भी आप इसको किस तरह समझाएंगे, आप एमपीसी के लिए आप 2 वाई और 2 सी चाहिए, तो ये इसके अंदर आप बना सकते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने इसी का ग्राफ बनाया, ये क्या है y और ये क्या है c, ये क्या है y1 और ये क्या है c1। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा c अपॉन में डेल्टा y, ध्यान रखिएगा। और मैंने कहा एमपीसी को बी से भी डिनोट करते हैं, तो डेल्टा c अपॉन में डेल्टा y, तो इनकम में कितना चेंज आया y से y1, तो डेल्टा c अपॉन में डेल्टा y, तो डेल्टा c की वैल्यू कितनी हुई y से y1, मतलब जैसे शेड्यूल में देखें तो कितने हो गए 200 से 300, कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ 200 से 280। ठीक है, अगर मैं कहूं तो एमपीसी की वैल्यू यहां नहीं यहां पे निकाली जाएगी, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट के ऊपर एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी, बी पॉइंट के ऊपर एमपीसी की वैल्यू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी किसके बराबर है, डेल्टा सी है CC1। ठीक है, तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी किसके बराबर है C1, और क्या है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई किसके बराबर है y से y1, और ये CC1 किसके बराबर है। अब आप क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप एक्सपेंड कर दीजिए और यहाँ पे कुछ भी नेम दे दीजिए, सपोज करो क्या है J, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो CC1 ये किसके बराबर है BJ के बराबर, और y1 किसके बराबर है A से लेकर J, तो आप इसको दे देंगे, तो मतलब BJ अपॉन में A, ये क्या है ये है यहां से यहां तक डेल्टा C, और ये क्या है डेल्टा Y, तो डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। अगर आप वैल्यू लेके समझाते हैं तो यहां से यहां तक का कितना है 80, और ये कितना गैप है 100, तो कितना आ गया 0 पॉइंट। तो इस तरीके से आप एमपीसी को ग्राफिकली समझा सकते हैं और एबीसी को ग्राफिकली आप इस तरह से समझा सकते हैं। तो आई थिंक हमारी आज की कंसेप्ट समझ में आई होगी कि कंजम्पशन फंक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा, C is the function of income, causal relationship between the income and the consumption, income increase consumption is but a lesser rate, और C की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है a plus by, और हमने कहा कि C का स्लोप किससे तय होता है एमपीसी से तय होता है, ध्यान रखना स्लोप ऑफ किसका C इस किससे डिटरमाइन होता है, इज डिटरमाइंड बाय एमपीसी, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एमपीसी से तय होता है, C पर इक्वेशन होती है प्लस by, इस चीज को हम बाद में डिटेल में इसके अंदर और डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना इसी के ऊपर इक्वेशन लगी होती है a प्लस by। देन एपीसी पढ़ा, एमपीसी पढ़ा, रिलेशनशिप पढ़ी, इन चीजों को हम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।